हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स के। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका क्लास 12th में आता है। इसमें अगर हम बात करें आपके क्वेश्चंस की, तो बेसिकली आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है, और अगर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इनको करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, दिस इज योर फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन। वेट अ मिनट गाइस, क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। आपको क्या करना है इसमें आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता लगाना है। ये कुछ आपके पास रिएक्शंस दी हुई है, साथ ही साथ आपको और क्या करना है, यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। आपको पता है कि ये जो आपके पास ओवरऑल ये दिया हुआ है, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है हमारे पास? रेट लॉ एक्सप्रेशन है। क्लियर? ये क्या दिया हुआ है? रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? जो आपके इस रिएक्टेंट के ऊपर जो आपकी पावर चढ़ी होती है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस इज योर 2। ठीक है, क्योंकि इस पर पावर कितनी चढ़ी हुई है हमारे पास? 2 चढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट की, तो आप कैसे निकालोगे? यू नो इट वेरी वेल कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए हमने क्या करा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी चढ़ाई? 2 चढ़ाई। क्लियर हुआ? अब आपको पता है कि रेट की जो यूनिट होती है, ये क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यही अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। इज दैट क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखो, इसकी पावर कितनी है? 2 चढ़ी हुई है। अब बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसकी यूनिट निकालनी है। तो 1 मोल पर लीटर से तो 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यूनिट यहां से क्या आ जाएगी? K will be is equals to लीटर मोल सेकेंड। इसकी पावर -1, इसकी पावर -1, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यहां से हमने क्या करा? रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल ली। तो ये बात समझ में आई। ऑर्डर क्या होता है आपके पास? बेसिकली जो पावर आपकी चढ़ी होती है उस रेट जो एक्सप्रेशन है उस पर, और यहां से हम क्या करते हैं? डायमेंशंस निकाल लेते हैं K के। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहां पर बस एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखो कि जो रेट है, रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, राइट? यानी कि dt ओवर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ओवर चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे लिखते हो? मोल पर लीटर से। ठीक है, और टाइम को आप लिखते हो सेकंड से। तो रेट की यूनिट याद रखनी है, एज वेल एज आपको कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट याद रखनी है। क्या है? मोल पर लीटर। इतनी चीज याद है तो आप यहां से डायमेंशंस निकाल सकते हो। किसके? K के डायमेंशंस, यानी कि यू हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ K। तो यहां से क्लियर हो गया आपको। देखो, अगर हम इसमें बात करें तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। यहां बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर तो सिर्फ यहां पर कितना हो गया? 3/2 हो गया। यहां बात करें ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं, एज वेल एज डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी से बन रहा है A टू बी। एक रिएक्शन दी हुई है आपके पास कि 2A प्लस बी मिलकर बना रहा है आपके पास A टू बी। क्लियर हो गया? द रेट लॉ भी दिया हुआ है, K इज इक्वल्स टू A B की पावर 2 विद K की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। आपको इनिशियल रेट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? एक तो आपको रेट कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट
अच्छा, और क्या दिया हुआ है, रेट जब कैलकुलेट करनी है जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है आपको 0.1 मोल, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। और आपसे बी की वैल्यू भी दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है दोस्तों आपको 0.2 मोल पर लीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर बस गलती आपसे क्या होगी मैं आपको बताऊंगी। आपको निकालना है पहले रेट, निकाल लीजिए। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, के ए की पावर 2, क्योंकि जो स्टोक्योमेट्री होती है वो आपकी पावर में चढ़ जाती है, ठीक है, इनटू बी। अब एक बात हम जानते हैं अच्छे से, ए की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितनी दी हुई है 0.1, के की वैल्यू दी हुई है, दिस इज योर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस का 6, और यहां से आप क्या करेंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लगाओ की पावर 2 और बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 लगाइए की पावर 1। क्लियर हो गया। सॉल्व कर लेंगे, यहां से रेट निकल आएगी, निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में ये बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, आपको रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी है आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06, जब आपका ए रिड्यूस होकर कितना हो गया है 0.06 हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, हमें ये तो पता चल गया कि हमें रेट जब फाइंड करनी है जब ए की वैल्यू रिड्यूस होकर 0.06 रह जाती है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि बी की वैल्यू कितनी रह जाती है उस टाइम, नहीं पता। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसमें जो अमाउंट रिएक्ट करा है बी का वो कितना है। क्लियर हुआ। तो कैसे करेंगे, जब आपको पता है इनिशियल अमाउंट, अगर ए की बात करें, है ना, इनिशियल अमाउंट कितना है इसका 0.1 मोल है। क्लियर है, 0.1 मोल शुरुआत में है। फिर उसने कहा कि जब कुछ टाइम बाद रेट बदल जाती है और ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.06 रह जाती है, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट करा और रिएक्ट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन आपकी इतनी रह गई, ठीक है। तो रिड्यूस होकर कितनी रह गई 0.06, तो आखिरकार रिएक्ट कितनी हुई, ठीक है, रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी जरा वो देख लेते हैं। रिएक्टेड कितनी होगी 0.1 में से अगर आप 0.06 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, दिस विल बी योर 0.04, है ना। तो 0.04 कॉन्सेंट्रेशन आपकी रिएक्ट कर गई है। अब जरा एक बार इस इक्वेशन पे आओ, हम अगर मोल्स को देखें तो जब 2 मोल्स ए के रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल आपका बी का रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर 2 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं, देखो अगर 2 मोल आपके इसके रिएक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन क्या है 2a प्लस बी से बन रहा है हमारे पास A2B, ठीक है। तो जब इसके 2 मोल थे तो इसका 1 मोल है, यानी कि 2 मोल्स यहां पर 0.04 कर रहा है। तो बताओ इसका 1 मोल कितना बताएगा हमारे पास 0.02, सॉल्व करेंगे तो इसका इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जब इसका 0.04 मोल रिएक्ट कर चुका है तो इसका 0.02 मोल रिएक्ट किया होगा। तो उस टाइम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई होगी, जरा देखो कैसे करेंगे। उस टाइम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, इनिशियली बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, इनिशियली बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 थी, ठीक है। अब इसमें से कितने रिएक्ट कर गई उस टाइम पर 0.02 रिएक्ट कर चुकी है, 0.02 रिएक्ट कर चुकी है। तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 0.18, ठीक है, 0.18 बची, ये आ गई बी की कॉन्सेंट्रेशन। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन में लगाना है और इसे सॉल्व करना है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकल आई बी की और ए की कॉन्सेंट्रेशन तो दी हुई थी कि रिड्यूस होकर 0.06 था। अब सॉल्व कर लेंगे, यहां से रेट आ जाएगी। तो क्या ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या करना है, हमको इनिशियल रेट निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। फिर हमें ये पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिड्यूस होकर ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.06 रह गई है, तो बी की भी तो कुछ ना कुछ रिड्यूस होगी। तो हमने पहले उसे पता लगाया कि बी की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर कितनी रह गई है, ठीक है। उसके लिए हमने इससे सॉल्व करा, आंसर आ गया, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास ये आएगा 3.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस, यानी कि NH3 का डिकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम सरफेस पर। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो आपसे पूछा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। इजी है, सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि NH3 जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, 2N2, सॉरी ये रिड्यूस होगा तो आपके पास क्या बनेगा, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 बनेगा। यहां से इसको बैलेंस कर लो तो ये आपके पास 3H2 बन जाएगा। अब आपको पता है आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, हमें आता है लिखना, माइनस के 1/2 dNH3 ओवर dt, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 1/1 dN2 ओवर dt। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगेगा, dH2 ओवर dt। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको ये पता है कि रेट क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर N। N क्या होता है, यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी और जीरो, किसी की पावर जीरो, आंसर 1 आना है। तो जितना आपका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेट के बराबर हो जाएगी, जो कि कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस का 4, ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है, यहां से हमारे पास रेट भी निकल आई। अब क्या करना है, रेट को यहां रखो, प्रोडक्शन ऑफ यहां से NH3 आपके पास निकल आएगा, ठीक है। रेट पता है, ये निकाल लो, ये निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं आप तो इधर से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो कैसे निकालोगे, N2 निकालना है भाई, तो इसको ले लो और ये वाले टर्म को ले लो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, जरा N2 की बात करते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन में dN2 ओवर dt चाहिए, बाकी सारी चीजें इधर आ जाए, तो वो भी रेट के बराबर है, तो जो कि कितना आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। क्लियर हुआ। अब सपोज करो dH2 वाला निकालना है, तो dH2 ओवर dt कितना हो जाएगा, यहां का जो 3 है वो रेट के पास चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई रेट, तो 3 का मल्टीप्लाई आप रेट से कर दो तो आपके पास प्रोडक्शन ऑफ H2 यहां से निकल कर आ जाएगा। कर लेंगे, अगर सही करोगे तो आंसर आपके पास ये निकल कर आने वाला है, ठीक है। ये तो रेट के बराबर है और ये आपका इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4, ये सब हमारे पास बनता है, जिसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन आपको दी हुई है, दिस विल बी योर रेट इज इक्वल्स टू K CH3COO, इसके बराबर आपके पास रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो प्रेशर के टर्म्स में दी हुई है। एक बात याद रखिए, रेट को हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और रेट को हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जब हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पर यूनिट में बार का यूज होगा, ठीक है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो मोल पर लीटर का यूज होगा। क्लियर है, अच्छा आगे चलते हैं। सो रेट कैन एक्सप्रेस इन द पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल किया जा सकता है। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रेशर को बार के टर्म्स में मेजर किया गया है, प्रेशर को बार के टर्म्स में भी, ATM के टर्म्स में, इन सब के टर्म्स में मेजर किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बार के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, और टाइम को T के टर्म्स में, टाइम को मिनट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, आपको बताना है कि रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको पता है रेट का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल। रेट की यूनिट क्या होगी जरा बताओ, रेट क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और यू कैन से चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रेशर का चेंज आप लिखोगे बार के टर्म्स में और इसको लिखोगे मिनट के टर्म्स में,
तो यूनिट क्या आ गई, बार पर मिनट, बार पर मिनट। क्लियर है। यही अगर हम बात करें किसमें, रेट कांस्टेंट की, तो अब रेट कांस्टेंट निकाल लो। इसमें क्या है, रेट कांस्टेंट आप यहां से निकालोगे, भाई रेट की यूनिट क्या है, देखो इसके लिए आप लगाओ R विल बी इक्वल्स टू K, कॉन्सेंट्रेशन जो भी है उसकी पावर कितनी चढ़ी है आपके पास, 3/2, 3/2 चढ़ी हुई है। तो रेट की यूनिट अभी हमने निकाल ली बार अपॉन मिनट, ठीक है। K हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, अब यहां देखो यही गलती कर दोगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखना है, यहां रखना है आपको प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट क्या है, बार, बार की पावर 3/2। इसको सॉल्व कर दो तो यहां से आपके पास K की यूनिट निकल कर आ जाएगी। देखो आंसर आएगा आपके पास दिस वन। क्या ये क्लियर है, आसान है, बस आपको देखनी है चीजें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे बोला है, मेंशन द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है। बेसिकली अगर हम 3-4 की बात करें तो ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर हो गया है ना, या कैटलिस्ट हो गए, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। या तो ये उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, आइदर दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। इज दैट क्लियर। तो कुछ यहाँ पर मैंने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कॉन्सेंट्रेशन की, तो आपको पता है कि रेट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन की। क्लियर है। और ये कभी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है कॉन्सेंट्रेशन की, लेकिन बेसिकली अगर ज्यादातर देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी इसके, सॉरी रेट आपकी, वेट अ मिनट, जो रेट आपके पास होती है, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये कभी कभी उसमें हो जाती है, वेट अ मिनट, सिंपल। आपको पता है रेट आपकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो रेट बढ़ेगी तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसी चीज आपने देखी है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हो तो आपकी रेट जो होती है 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाती है, राइट और नॉट। रेट जो आपकी होती है वो 2 या 3 टाइम बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नेचर पर भी डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जल्दी एड्सॉर्प्शन शो होगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके डिपेंड करते हैं। इनको पढ़ना, ये तो आपके बुक में दिया हुआ है, बट दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ जाना एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई रिएक्शन है जो आपकी सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन है, अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रिएक्टेंट के टर्म्स में ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है। क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड। आपको बताना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरीके से अफेक्ट होगा इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। ये तो बहुत ही आसान है, देखो भाई कैसे करना है इसे। आपको पता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ए की बदले 2a कर दिया। अब बताओ क्या करोगे, रेट विल बी के, ए की जगह क्या रखना है आपको, 2a रखना है की पावर 2। तो रेट कितनी हो जाएगी, के इंटू ए की पावर 2, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल पहले से कंपेयर करूं तो पहले इतनी थी और अब आपके पास इसको छोड़कर कितना आगे आ गया, 4। तो रेट कितनी हो गई आपकी, रेट विल बी योर 4 टाइम्स। क्या हो गई है रेट आपके पास, 4 टाइम्स हो गई है, ठीक है। तो रेट पहले से कितनी हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। यही अगर मैं बात करूं, अब आपकी अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को a/2 कर दो
तो सिंपल नीचे 1/4 आ जाएगा, बाकी आगे इधर तो सेम ही रहना है। क्लियर है? तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1/4 टाइम्स हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? 4 टाइम्स और ये हो जाएगी 1/4 टाइम। क्लियर? देखो आंसर देखेंगे, चेक करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है इस बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अच्छा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर क्या होता है? जो रिएक्शन में अगर आप किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में ले लेते हो, जिस वजह से आपकी रिएक्शन का जो ऑर्डर आना चाहिए था वो ऑर्डर ना आकर कोई कम ऑर्डर आता है, यानी कि उससे कम आता है ऑर्डर, तो वो रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जब आप एस्टर की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सेस में ले लेते हैं। तो बेसिकली अगर ऑर्डर देखा जाए तो वहां पर 2 आना था, लेकिन ऑर्डर वहां पर 1 आता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60। ठीक है, टाइम इंटरवल अगर 30 to 60 है तो आपको रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर एक टाइम इंटरवल यहां से आप यहां तक लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो? देखो बहुत आसान है, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? अगर 30 to 60 में देखा जाए तो 60 सेकेंड पर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.17 है, माइनस अगर आप इधर देखो तो 0.31 है। क्लियर हुआ? अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन टाइम कितना है 60 to 30। क्लियर? तो यहां से सॉल्व करोगे, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो कितनी आएगी निकलकर, ये आने वाली है। एक बात और सुन लो, यहां पर आपके पास एवरेज का साइन, मॉड का साइन लगता है, जिससे आपका रेट क्या है, पॉजिटिव आए। क्लियर है? नेगेटिव आएगी निकलकर, बट आप उसको पॉजिटिव में लेना। नेक्स्ट दूसरी बात करी जाए आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इन सारे कॉन्सेंट्रेशन पर और सारे टाइम पर आपको रेट निकालनी है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2.303/T log base 10 concentration of product over concentration of reactant, right? Sorry, log base 10 A naught over A. Wait a minute, ये तो एक कोइन लग गया, A naught over A। तो यहां से लगा लो, इसमें क्या दिक्कत है? A naught is the initial concentration and A is the time। तो एक टाइम को फिक्स कर लेते चलो, इसका एवरेज निकालते चलो, निकालोगे तो यहां से आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। और याद रखिए ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चेंज हुई तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गलत दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह दिया तो यानी कि आप किसी भी रेट पर किसी भी टाइम पर इसका चेंज निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप रेट कांस्टेंट निकालोगे, वो कैसा रहना होगा, वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, देखो जैसे इसमें निकाला है, पहले जब इन्होंने टाइम कितना लिया हुआ है, टाइम लिया है 30 सेकेंड, यानी कि अगर टाइम इंटरवल देखा गया तो इन्होंने लिया है 0 और ये वाला। तो इनिशियली टाइम तो आपके पास कितना था 0 और बाद में कितना हो गया 30। तो इनिशियल टाइम पर A नॉट कितना था 0.55 और लास्ट जब आपके पास टाइम कितना था 30 था, तब आपका A कितना हो गया 0.31। तो A नॉट की जगह 0.55 रखोगे और इसकी जगह 0.31। सिमिलरली अगर 0 और 60 का डिफरेंस लेते हो तो A नॉट 0.55 रहेगा और A कितना रहेगा 0.17। लेकिन सपोज करो आप 30 और 60 लेते हो तो इस कंडीशन में आपको A नॉट आपका 0.31 रहेगा
और ये आपका 0.7 रहेगा ए की वैल्यू, टाइम जब 30 और 60 लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ए नॉट और ए की वैल्यू को आप चेंज कर रख सकते हो। आप किसी भी टाइम के लिए निकालो, किसी भी टाइम का चेंज निकालो, किसी भी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज निकालो, वो फिक्स ही रहना है। ओके, फिक्स आएगा और इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। देखो हर जगह कितनी आ रही है, 1.96, 2 मतलब एवरेज आपके पास कितना है, सेम आ रहा है। एवरेज वैल्यू आप देखोगे के की कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, ये फिक्स रहता है पर यहाँ पर चेंज आ रहा है। आपसे के की वैल्यू पूछी है तो के की आपको यहाँ पर 3 वैल्यू मिल रही है, तो आप एवरेज निकालो। एवरेज देखोगे तो वो आपके पास फिक्स ही रहनी है, दैट इज अप्रोक्स 2। क्लियर है? 2 से ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि राउंड ऑफ वैसे भी करोगे तो वो आपके 2 के अप्रोक्स आ रही है। 0.1 0.2 का डिफरेंस चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो वो नहीं माना जाता है। जैसे सपोज करो ये 1.9 आ रहा है, अब 1.9 की बदले अगर दूसरा आपका के की वैल्यू 3 आ गई तो ये नहीं चलेगा। अगर 2 आ गई कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। तो इसका रेट लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है भाई ए से और सेकंड ऑर्डर है आपके पास बी से। क्लियर हो गई? डिफरेंशियल रेट ये तो लिख ही दिया हमने, पहला तो हो ही गया। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम। अब आप खुद बताओ, अगर आप इसकी रेट कैसे अफेक्ट होगी अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम कर दो, यानी कि अब बी की जगह आपको क्या लगाना है, 3b लगाना है। तो आपको पता है 3b लगाओगे तो ये कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 2 चढ़ा हुआ है, इतना तो कर लोगे। और अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो 8 टाइम्स हो जानी है, क्योंकि इससे तो 2 2 जा 4 जाएगा और इससे 2 जाएगा तो वो अप्रोक्स आपकी 8 हो जानी है। क्लियर? कर लेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए और बी, रिएक्शन हो रही है ए और बी के बीच में, द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आर नॉट वॉज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि आपकी ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और वहां रेट दिया है। आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें ऑर्डर नहीं पता, तो इस रिएक्शन की रेट को आप इस तरीके से लिख दो। हमें नहीं पता कि ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, हमको ये भी नहीं पता कि बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, तो हमने ये रेट लॉ इक्वेशन लिख दी। क्लियर हुआ? अब जब भी आपको रेट लॉ इक्वेशन से ऑर्डर निकालना हो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या किसी की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। अगर जिसकी फिक्स है, जैसे सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, तो एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए रेट लॉ लिखिए। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, अगर जैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है तो हमेशा ऑर्डर किसका निकलेगा, दूसरे वाले का निकलेगा। अगर सपोज करो इसमें भी कोई कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती तो इसको रखकर हम इसका ऑर्डर निकालते। आगे आएंगे क्वेश्चन को करेंगे, पहले इसको देखते हैं। जैसे सपोज करो इससे मैंने रेट लिखी, तो रेट क्या आएगी आपके पास, देखो R विल बी इक्वल्स टू K। ए की पावर कितनी है, यानी कि ए को क्या रखना है आपको, 0.20। इसकी पावर ए रखनी है और बी क्या रखना है आपको, बी भी रखना है 0.20, इसकी पावर बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर? सिमिलरली इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन लिखो। अच्छा एक सेकेंड रुको, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है ना। अब देखो दूसरा रखेंगे 0.20, इसकी पावर a, और यहां पर हमारे पास b कितना है, 0.10, तो यहां लिखिए 0.10 की पावर b। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर? अब दोनों इक्वेशन का डिवाइड लगाओ। क्लियर हो गया? दोनों इक्वेशन का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, अच्छा रेट भी तो दी है, इस रेट की जगह ये रखा जाएगा, क्या 5.07 रेट रखनी है भाई। इधर गलती हो गई, इधर सही कर लो, इधर
यहां रेट रखोगे तो कितनी आएगी 5.07 इंटू 10⁻⁻5। सिमिलरली यहां रखो 5.07 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि इस जगह भी क्या है, इसके लिए रेट कितनी है आपके पास, इतनी दी हुई है, और इसके लिए रेट आपके पास इतनी दी हुई है। डिवाइड दो दोनों का, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये के भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 विल बी इक्वल्स टू 0.3 और 0.1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिंपल मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको, देखो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3 की पावर b, ओवरऑल हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर b, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो इसमें, अगर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, और ये 3 की पावर b, तो बताओ अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि जो ऑर्डर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू b कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब एक बार अगर 0 ऑर्डर निकला है, फिर आप चाहे इसको यूज कर कर दूसरी निकालो, चाहे इसको किसी को भी यूज कर लो। देखो इस क्वेश्चन में किया हुआ है b का ऑर्डर हमारे पास 0 निकल आया, ठीक है। अब इन्होंने एक बार 3 और 2 का रेशियो ले रखा है, उसी तरीके से हम वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पर रेट सेम नहीं है, इसकी वैल्यू पता है क्यू की, मतलब b वाले की, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, लॉग लोगे, लॉग लेकर यहां से इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपका 1.5 आ रहा है, तो आपके पास आ गया आंसर, कर लोगे। देखो इसे सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ लॉग लेना, लॉग लोगे तो m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, और log 2 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू log 2.8। सॉल्व कर दो, log की वैल्यू चेक करो, या तो क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो आपको वैसे दे रखेंगे, ठीक है, जिससे आप कर सको। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, समझ में ना आया हो, तो प्लीज राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स कि ये चीज समझ में नहीं आई है, और क्वेश्चंस को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एज वेल एज शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो लाइक इट। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।